तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे क्लास में पूरी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की क्लास। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सी कमिटीज की कौन थे और उनकी जो प्रमुख बात रही है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं, बहुत सारी बात है कि जो भी स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे आने वाले हर न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कौन कौन से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, ताकि हमें भी पता चलेगा कि कौन कौन से और कैसे कैसे वीडियोज़ को बनाना है। और दोस्तों, हमारे वीडियोज़ को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो देर ना करते हुए वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और उसके देयर चेयरमैन यानी बोले तो संविधान समिति और उनके अध्यक्ष के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो कि इसके बारे में एग्जाम में हमेशा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग को एक बात बताइएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के को भारत में कब एडॉप्ट किया गया था। आप लोग कमेंट में बताना और सही सही आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यूनियन पावर कमेटी यानी संघ अधिकार और शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, तो दोस्तों वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष। ठीक, तो हम लोग बात कर लेते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कौन नहीं जानता। तो फ्रेंड, हम लोग बात कर लेते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कौन नहीं जानता। ये भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, और इन्होंने सब चीज़ को दाव में लगाकर अपने पूरे ध्यान इंडिया के इंडिपेंडेंट में लगा दिए और एक अच्छे और एक पूरे एक्टिवाइज बन चुके थे। ठीक, तो दोस्तों एक लेख है अमर चित्र कथा, उसमें इन्हें आर.के. टिकटॉक भी कहा गया है। ठीक, किसे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि आर.के. टिकटॉक ऑफ इंडिया किसे ठहराया गया था। तो वह अमर चित्र कथा को यानी अमर चित्र कथा यानी आर.के. टिकटॉक ऑफ इंडिया किसे ठहराया गया था, वह अमर चित्र कथा यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को ठहराया गया था। इसका जो एक चीज़ और याद रखिएगा कि आप लोग के इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह 1946 में ये आंतरिक सरकार की प्रधानमंत्री बने थे। अब देखिए कि 1946 ईस्वी में आंतरिक प्रधानमंत्री बने थे और 1964 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। और इनकी दो बहुत इम्पोर्टेंट बुक है जो बहुत बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो पहला बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक, पहला बुक क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और जो सेकेंड बुक है वो बुक है सेकेंड बुक क्या है? ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक, तो ये दोनों बुक आप लोग को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग पहला कमेटी क्या देखें? जवाहरलाल नेहरू का। तो अब चलिए दूसरी कमेटी क्या है। तो दोस्तों दूसरा कमेटी है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ठीक, यानी प्रांतीय संविधान के समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी यानी प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक, तो बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इस प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक, ध्यान से देखिएगा कि प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम लोग आज एक यूनिटी के लिए इनके बहुत बड़ा अपने लिए मानते हैं, जिनका सबसे बड़ा योगदान रहा है कि हमारे यहाँ सारे राज्य एक साथ हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है कि हमारे यहाँ सभी राज्य एक साथ हैं। पहले क्या था कि जैसे कि राजस्थान की बात कर ले तो तमाम राज्य, आई थिंक सभी राज्य की बात कर ले तो सारे राज्य बटे छटे हुए थे, और आज क्या है? सभी राज्य एक साथ है। ठीक है, यूनियन कहते हैं, यानी यूनियन किसको कहते हैं? तमाम स्टेट्स को एक साथ लाना, वो वही ना कहीं। तो दोस्तों यूनियन किसको कहते हैं? तमाम स्टेट्स को एक साथ लाना, वो कहीं ना कहीं इन्हीं की देन है,
कि सारे स्टेट्स मिलकर एक साथ भारत का निर्माण कर रहे हैं। और जो हम लोग बात कर रहे हैं कि एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत है, ठीक, एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत है। जैसे मोदी जी ने इस बार कहा था रिपब्लिक डे पे, इसमें मोदी जी भी रिपब्लिक डे पे इसकी चर्चा की गई थी। इसका मतलब क्या होता है कि हमें यूनिटी है और हम सभी एक हैं, ठीक है। तो सबको एक साथ मिलाने वाले व्यक्ति कौन है, तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। और ये प्रांतीय संविधान समिति की हेड भी थे, ठीक है। अब इनके बारे में बहुत कुछ है फ्रेंड्स। सबसे पहले बात कर ले तो इसकी 145वीं एनिवर्सरी है, ठीक है। और इस पे रन फॉर यूनिटी एक कैंपेन लाया जाएगा, ठीक है। जैसे कि दोस्तों कश्मीर को भी आप अपना हिस्सा माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये भी एक भारत का श्रेष्ठ भारत का ही था, ठीक है। तो रन फॉर यूनिटी इनके 145वीं एनिवर्सरी पे आएगा, ठीक है। आपको बताना है इसका जन्म यानी इनका जन्म दिवस कब मनाया जाता है, आपको कमेंट में बताना है। इसका ऑप्शन है 31 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 29 अक्टूबर और 28 अक्टूबर। और ऑप्शन नंबर ई है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो दोस्तों आपको इस सारे ऑप्शन में बताना है कि कब इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। जैसे आपको मैंने बताया सरदार पटेल जी हमारे देश में बहुत बड़े मिसाइल हैं, आज हमारी एकता के, ठीक है। ये पहले डिप्यूटी, जैसा कि ये पहले डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे हमारे देश के। इसके साथ ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन्हीं की ऊपर बनी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से ही हम लोग इन्हें दिखाते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि है 182 मीटर की लंबी है, ठीक है। और जिसमें डिजाइनर राम सुतार थे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जो डिजाइनर थे वह थे राम सुतार, ठीक। और दोस्तों ये क्वेश्चन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने के लिए कितने रुपये लगाए गए थे। तो रुपीज़ हैं 2989 करोड़ रुपये लगाए गए थे, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं कि किसकी बात कर रहे हैं, प्रांतीय संविधान समिति की। जो हेड थे, ये जो हेड थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। तो फिर देखिए किसके किसके हेड थे ये एडवर्सरी कमेटी। तो देखिए दोस्तों कि ये किसके किसके हेड थे, वह थे एडवर्सरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स के हेड थे। और दूसरा है माइनॉरिटीज इन ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरियाज के हेड थे। भौतिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। इसमें भी एक उप समिति थी, इसमें बहुत सारी उप समिति भी थी। कौन कौन सी थी वो सबसे पहले देखिए फंडामेंटल, क्या सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी। ये कमेटी जो है वह जेबी कृपलानी के अंडर में थी, ठीक है। जेपी कृपलानी की हम लोग बात कर ले तो इनके पास जेपी कृपलानी के पास इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंसी भी थी, ठीक है। और ये हस्बैंड थे किसका, सुचेता कृपलानी के हस्बैंड थे। सुचेता कृपलानी चीफ थी कहाँ के, उत्तर प्रदेश के, ओके। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला कमेटी देख लेते क्या है, माइनॉरिटी कमेटी यानी मंत्रियों की उप समिति, ठीक है। क्या है, माइनॉरिटीज सब कमेटी यानी मंत्रियों की उप समिति, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा माइनॉरिटी सब कमेटी यानी मंत्रियों की उप समिति, ठीक है। दोस्तों ये जो कमेटी था वो हरेंद्र कुमार यानी यहाँ कुमार नहीं कुमार हो जाएगा, ठीक, कुमार की जगह कुमार हो जाएगा, ठीक है। ये जो कमेटी था माइनॉरिटी सब कमेटी वो हरेंद्र कुमार मुखर्जी के अंडर था, ठीक है। अगर हम लोग हरेंद्र कुमार मुखर्जी की बात कर ले तो ये वाइस प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के, ठीक है। तो दोस्तों इसको याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। ये वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और दोस्तों इनके साथ साथ ही भारतीय संविधान सभा की निर्मात्री समिति के उपाध्यक्ष थे। और भारत के स्वतंत्र यानी गणतंत्र बनाने के पश्चात
वेस्ट बंगाल के राज्यपाल बनाए गए थे, ठीक है। और किसकी बात हो रही है, तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी की बात हो रही थी, जिन्होंने किसी की उप समिति की अध्यक्षता ली थी, ठीक है। और वह माइनॉरिटी सब कमेटी के अध्यक्ष थी, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैवल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड। अगला देखते हैं दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैवल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी के बारे में। यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैवल और असम को छोड़कर और आंशिक रूप से निकाले गए एरियाज सब कमेटी के हेड कौन थे, ठीक है। तो इसके जो अध्यक्ष थे यानी कमेटी के जो हेड थे वह गोपीनाथ बरदोलाई थे, ठीक है। इन्होंने अध्यक्षता की थी। जैसे कि लिखा हुआ है 6 जून 1890 से 6 अगस्त 1950 के लिए है, ठीक है। और दोस्तों फिर से हम लोग अलग इनकी थोड़ी सी और बात कर ले तो ये गोपीनाथ बरदोलाई जो हैं ये पहली चीफ मिनिस्टर थे, कहाँ के, असम के, ठीक है। और उस समय असम का गवर्नर थे कौन, उस समय असम का गवर्नर कौन थे, वह जयराम दास थे, ठीक है। उन्होंने इन्हें एक शब्द से नवाजा था, लोकप्रिय यानी कि लव्ड बाय आल्सो, इन्हें बोला था, ठीक है। गोपीनाथ बरदोलाई के क्या बोले थे, लव बाय आल्सो, ठीक है। अगला है जिन्होंने अध्यक्षता की थी कौन, गोपीनाथ बरदोलाई की, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज और असम को छोड़कर आंशिक रूप से निकाले गए एरियाज यानी सब कमेटी के, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, अगला है दोस्तों एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज यानी अदर देन दोज इन असम यानी सब कमेटी, ठीक है। यानी बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र यानी असम में उन लोगों के अलावा उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे उप समिति कौन थे, तो वह ए.भी. ठक्कर थे, जिसके तो दोस्तों सब कमेटी की अध्यक्षता ए.भी. ठक्कर ने किए थे, ठीक है। ए.भी. ठक्कर की हम लोग बात कर ले तो ये भी बहुत ज़्यादा मशहूर थे अपने टाइम में, ठीक। ए.भी. ठक्कर को और एक नाम से जाना जाता है, वो हम लोग ए.भी. ठक्कर को और एक नाम से जाना जाता है, वो आप लोग कमेंट में बताना है अगर आप लोग को पता होगा तो, ठीक है। इसे हम बता दें तो इसे ठक्कर बाबा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये जो ट्राइबल एरियाज की जो एप्लीमेंट हैं ये उसके पीछे बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। इनका बहुत काम था एप्लीमेंट में ट्राइबल एरियाज और बेसिकली गुजरात के लोगों के लिए, ठीक। एक और बात याद रखिएगा कि शब्द में जो हरिजन होता है वो इन्होंने ही पहली बार इस्तेमाल किए थे, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा ठक्कर बाबा यानी कि ए.वी. ठक्कर की हम लोग बात कर ले तो ए.वी. ठक्कर क्यों अमृतलाल बिथाल दास ठक्कर, इसलिए ए.वी. ठक्कर कहते हैं, जिसे हम लोग ठक्कर बाबा के नाम से जानते हैं, क्योंकि दोस्तों ये एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी की अध्यक्षता की थी, ठीक है। अगला हम लोग बात कर लेते हैं स्टेयरिंग कमेटी की, ठीक है। स्टेयरिंग कमेटी यानी संचालन समिति की अध्यक्षता कौन किए थे, तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे अध्यक्षता, ठीक। तो इनका जो मशहूर बुक है वह है 3 बुक है। पहला बुक है इंडिया डिवाइडेड वीवीआई पहला बुक है। दूसरा बुक है एट द फीट ऑफ द महात्मा गांधी, ये दूसरा बुक है। तीसरा बुक है द यूनिटी ऑफ इंडिया, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो कि हर एग्जाम में पूछे लिए जाते हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं दोस्तों राजेंद्र प्रसाद को, ये तो किसी इंट्रोड्यूस के मुहताज नहीं है। इनकी जो भी मैं बात करूं बोला जाता है कि इन्होंने क्या नहीं किया। पहले प्रेसिडेंट थे हमारे देश के लिए, और सॉल्ट सत्याग्रह यानी मूवमेंट जो कि 1931 ईस्वी में भी हुआ था, उसमें इन्हें जेल भी हुई थी। उनके साथ ही साथ इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया था, 1962 में नवाजा गया था, ठीक है। और दोस्तों इनकी बचपन की जो बातें हैं इनकी बताई जाती है कि यह बहुत ही तेज
थे, मैट्रिक में इनका 100% स्कोर किए थे। और ये उस समय इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो ये स्ट्रीट लाइट में पढ़ा करते थे। स्ट्रीट लाइट के अंदर पढ़ाई करके बताया जाता है कि एक बार बारात गुजर रही थी और इन्हें कुछ पता ही नहीं चला, इतना फोकस दिए थे अपने पढ़ाई के बारे में। ठीक, ऐसे कंसंट्रेशन सोचो, आज हम लोग बैठकर पढ़ रहे हैं, बगल में एक मैसेज आया, आवाज़ किया, तुरंत कॉपी ऑफ होता है और मैसेज देखना चालू हो जाता है। ठीक है। और दोस्तों लेकिन उस टाइम का हिसाब सोचिए, जो सोचिए, जहाँ हमें कितने सारे सुविधाएं मिल रही है, यूट्यूब में क्लास मिल रही है, ऑफलाइन क्लास मिल रही है, कितना भी कुछ मिल रहा है, तब भी हम लोग, लेकिन उस टाइम का हिसाब सोचिए दोस्तों, जहाँ हमें कितनी सारी सुविधाएं मिल रही है, यूट्यूब में क्लास मिल रही है, ऑफलाइन क्लास मिल रही है, कितना भी कुछ मिल रहा है, तब भी हम लोग कुछ, इतने सारे क्लास मिल रहे हैं तब भी हम लोगों को कुछ नहीं हो पा रहा है दोस्तों, क्योंकि हम लोगों को ध्यान ही नहीं रहता है, भंग रहता है। और कुछ इसका देखे तो कुछ इससे बोला। तो दोस्तों खैर हम लोग राजेंद्र प्रसाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो थे स्टीयरिंग कमेटी के हेड थे। ठीक है, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला देखते हैं हम लोग दोस्तों, क्या है, रूल ऑफ प्रोसीड्यूर कमेटी यानी नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो यहाँ कौन था? तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं दोस्तों कि स्टेट्स कमेटी के हेड कौन थे? तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यानी राज्य समिति यानी राज्यों के साथ वार्ता के लिए समिति के हेड कौन थे? डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों, अगला क्या है? ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो वह थे B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, यह किसके हेड थे? यह ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। और दोस्तों इनके साथ ही साथ देखिए कि ड्राफ्टिंग कमेटी के काम क्या था। जैसा कि आपको पता है, इसका काम था संविधान का स्ट्रक्चर तैयार करना। ठीक है, और कहाँ से हमें क्या करना है, इनके अंडर ये कमेटी क्यों थी? आखिर भीमराव अंबेडकर जी के अंडर ही ये कमेटी क्यों थी? ठीक है, क्योंकि इनका दिमाग बहुत तेज था। अब बोला जाता था कि एक साथ ये अपने दोनों हाथों से काम कर लेते थे। और आप लोग सोचिए, कोई इंसान अगर एक साथ दोनों हाथों से काम कर रहा है, यानी कि वे दोनों तरफ फोकस कर सकता है। ठीक है, इसीलिए इनके अंडर ये कमेटी थी, एक प्रारूप समिति कमेटी थी, यानी प्रारूप समिति था। प्रारूप समिति समझ रहे हैं? पहले ही किसी चीज़ का ढांचा तैयार करना, किसी चीज़ का स्ट्रक्चर, जो हम लोग कहते हैं ना, हम लोग क्या कहते हैं, इस वाले देश से इस वाले देश में लिया गया ये सोर्स, ये सब कुछ स्टडी करके बताने वाले कौन थे? तो वह थे भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं कि ये जुरिस्ट थे यानी इकोनॉमिक थे यानी पॉलिटिशियन थे। ठीक है, और दोस्तों बात कर लेते हैं इनके साथ ही साथ इन्होंने जो दलित बुद्धिस्ट यानी मूवमेंट से भी बहुत कुछ इम्प्रेस किया था। इन्होंने दोस्तों अनटीचेबिलिटी को लेकर जो बात होती है, और ये भारत की पहली लॉ और जस्टिस मिनिस्टर थे। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि लॉ ऑफ जस्टिस कौन थे? तो वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, फिर एक और चीज़ याद रखिएगा कि जहाँ जहाँ कहाँ मतलब कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो अखिटक थे वह कौन थे? वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, अब हम लोग एक बात बताइएगा कमेंट में कि जो इनको भारत रत्न मिला था वो मरने प्रांत मिला था या उससे पहले मिला था। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। आप लोगों को कोई दिक्कत हुआ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या दिक्कत हुआ, हम उसे इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। तो अब मिलते हैं दोस्त अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं तक समाप्त। ठीक है।